अगर आपको पता चले कि एक पल से ही अचानक इस दुनिया का पूरा पल्ला पलट जाए और जिस दुनिया को पहले आप नॉर्मल मानते थे उसका वजूद तक भी मिट जाए। और ऐसी एक सर्वाइवल नॉवेल को पढ़ रहा था कि हम डॉगजा नाम का लड़का, और यहाँ पर उसकी फेवरेट नॉवेल जो कि न जाने कितने सालों से चल रही थी आज फिनिश हो गई थी। और हमें डॉगजा के बारे में थोड़ा पता चलता है कि उसके नाम डॉगजा की वजह से उसे बचपन में काफी प्रॉब्लम गई थी, क्योंकि उसका मतलब होता है बेटा, जिसकी वजह से काफी बार उसे बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस करना पड़ता था। और वो अभी 28 साल का था और कंपनी में काम करता था, और उसकी हॉबी थी काम से घर लौटते वक्त नॉवेल्स पढ़ना। पर आज का उसका दिन सबसे अलग जाने वाला था। और तभी डॉगजा को एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे फोन से बाहर निकलने को कह रही थी, और वो लड़की डॉगजा की कंपनी से ही थी और उसका नाम था योसा सांगा। लेकिन डॉगजा ने पहले उससे ज्यादा बात नहीं की थी। एंड फिर सांगा उसके पास आकर बैठ जाती है ये बताकर कि आज उसे काम से जल्दी छुट्टी हो गई। और डॉगजा इस बात से तो खुश था कि आज के दिन वो अपनी कंपनी की काफी पॉपुलर लड़की से मिल गया, लेकिन उसे ये बात हैरानियत की लगती है कि कंपनी में पक्का काफी लोगों ने उसे घर छोड़ने के लिए पूछा होगा, लेकिन फिर भी सांगा सबवे से घर जा रही थी। पर सांगा बताती है कि उसकी बाइक खराब हो गई है, जिससे वो नॉर्मली एक्सरसाइज करते घर जाती थी, इसीलिए वो आज बेचारी सबवे में जा रही थी। एंड तभी सांगा का ध्यान पड़ता है कि डॉगजा कोई नॉवेल पढ़ रहा था, पर डॉगजा उसे छुपा लेता है। जो देख सांगा बताती है कि उसे भी नॉवेल्स पढ़ने का काफी ज्यादा शौक है, पर फर्क यहां पर यह था कि एक स्टडी रिलेटेड नॉवेल पढ़ती थी और डॉगजा यहां फैंटेसी वाली। एंड वैसे भी डॉगजा का आज का दिन काफी ज्यादा अलग सा चल रहा था, क्योंकि वो फैंटेसी नॉवेल 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रून्ड वर्ल्ड आज पूरे 10 सालों के बाद फिनिश हो गई थी। और ये नॉवेल डॉगजा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसने उसे अपने मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में पढ़ना चालू किया था, जब वो स्कूल के दौरान बुली से गुजर रहा था और फ्री यूनिवर्सिटी में जब अकेला रहने लगा था। और काफी बुरे बुरे टाइमों में इस नॉवेल ने डॉगजा को एंटरटेन किया था। और इस नॉवेल के टोटल से 3139 चैप्टर थे, जिसे ऑथर ने लिखने में पूरे 10 साल ले लिए थे। पर हैरानी की बात यह थी कि इन सारे चैप्टर्स में 50 चैप्टर के बाद सारे के सारे चैप्टर्स में सिर्फ एक व्यू आया था। यानी एक हिसाब से वो ऑथर सिर्फ डॉगजा के लिए वो नॉवेल लिख रहा था। इतनी डेडिकेशन तो जॉनी सिंग्स की अपने करियर के लिए नहीं होगी जितनी इस ऑथर की अपने नॉवेल के लिए थी। सच में कमाल है। एंड डॉगजा यहाँ पर ऑथर को डोनेट भी करना चाहता था, पर उसकी सैलरी ही इतनी नॉर्मल थी कि वो क्या करता। और उसने इस नॉवेल को रिकमेंडेशन बोर्ड में भी डालने की कोशिश की, पर वहां पर भी बस लोगों ने कमेंट कर उसकी बेइज्जती की, ये बताकर कि इस नॉवेल की स्टार्ट ही इतनी बोरिंग है। एंड तभी सांगा उससे बातें करने लगती है और वो दोनों डिस्कस करते हैं कि उन दोनों का कंपनी में कितना ज्यादा टाइम बीत चुका है। और साथ ही साथ ये सांगा तो अपने हार्डवर्क की वजह से फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रमोट हो चुकी थी। एंड क्योंकि डॉगजा को ये अभी भी याद आता है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और अपने मन में सोचता है, ना जाते हुए भी अगर मैं मानने की कोशिश करूं तो यूसा सच में कमाल की है। अगर ये दुनिया नॉवेल होती तो प्रोटैगनिस्ट पक्का इसके जैसा ही कोई होता। एक तरफ मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की और यहां इसने अपना पूरा फोकस दिया। जहां मैं नॉवेल पढ़ रहा था वहां ये पढ़ाई कर रही थी। एंड फिर सांगा डॉगजा को बताती है कि अगर वो चाहता है तो वो उसे वो एप्लीकेशन बता सकती है जिसे वो इस्तेमाल करती है। पर तभी डॉगजा को एक ख्याल आता है कि अगर मेरी जिंदगी का कोई और जर्नर होता और अगर बस ये असलियत नहीं होती पर बल्कि फैंटेसी होती, तो क्या मैं भी प्रोटैगनिस्ट बन सकता था। एंड फिर वो सांगा को रिप्लाई करता बताता है कि अगर उसे इस ऐप के बारे में पता भी चल गया तो वो ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला। एंड वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी डॉगजा को एक मैसेज आता है। एंड वो मैसेज उस नॉवेल के ऑथर का था, जो कि उसे शुक्रिया कर रहा था। और ऑथर उसे बताता है कि वो डॉगजा की वजह से अपनी नॉवेल को कंप्लीट कर पाया और एक कंपटीशन तक भी जीत पाया, जो कि डॉगजा को काफी हैरान करने वाली चीज लगती है, क्योंकि वेज ऑफ सर्वाइवल के तो व्यूज तक भी नहीं आते थे। एंड वो ऑथर से पूछता है कि वो किस तरह का कंपटीशन था, पर ऑथर उन बातों को छोड़कर उसे बताता है कि जब आज इस नॉवेल का एपिलॉग अपलोड होगा, इसका मोनेटाइजेशन भी शुरू हो जाएगा। और वो डॉगजा का ईमेल एड्रेस मांगता है ताकि वो उसे एक स्पेशल गिफ्ट भेज पाए। एंड डॉगजा इस चीज से खुश हो जाता है एंड एक्साइटेड हो जाता है ये जानने के लिए कि वो गिफ्ट होगा क्या। एंड तभी उसे एक मेल आता है जहां पर लिखा था कि मोनेटाइजेशन 7 बजे शुरू होगा, जैसे बजने में अभी 5 मिनट बाकी रखे थे। कि तभी डॉगजा देखता है कि वहां पर वो नॉवेल डिलीट हो चुकी। एंड उसे समझ नहीं आता कि किसी चीज को मोनेटाइज करने के लिए आखिर उसे डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। कि तभी वहां पर एक अजीब चीज होती है। ट्रेन के इंजन जख्मी बंद हो जाते हैं और उन सभी को एक बहुत ही बड़ा झटका सा लगता है। और तभी शाम के 7 बजने पर ही उनके सामने एक अजीब सी रोशनी प्रकट हो जाती है और वो एक टेलीपोर्टेशन गेट की तरह था। और उन्हें एक आवाज आती है कि शुरू किया जाता है। और यहाँ पर एक ही पल में डॉगजा की जिंदगी का जानरा एकदम से बदल चुका था। और तभी डॉगजा नोटिस करता है कि ये सीन उसी नॉवेल से काफी ज्यादा फेमिलियर था और वो अपने आप को मनाने
समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर ये चीज़ के नामुमकिन होने के बावजूद भी जब वो अपने सामने उस डोकाबी को पाता है, उसे ये चीज़ और भी शॉक कर देती है, क्योंकि ऐसा ही सेम फेज ऑफ सर्वाइवल के स्टार्ट में हुआ था। एंड वो मॉन्स्टर ऐसा डोकाबी एक अलग ही भाषा में कुछ बोल रहा था, जो देख लोगों को ये एक इवेंट जैसा लगने लगता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर डॉक्सा समझ चुका था कि ये वेज ऑफ सर्वाइवल का ही था, और अगर आगे भी चीज़ें सेम होने लगी तो यहाँ पर बहुत ही तबाही वाला काम होने वाला है। एंड सागा ये सोचकर कि बस स्पेनिश बोल रहा है, उससे बात करने का ट्राई करने का सोचती है, पर डॉक्सा उसे ये ना करने को कहता है। अगर तुम्हें छुट्टे पैसे चाहिए मेरे से ले लो, वहाँ मत जाइयो। एंड फिर तभी वो डोकाबी वो भाषा बोलने लगता है जिससे सभी लोग समझ पाए। पर तभी एक आदमी उसे कहता है ये मूवी बाद में बना लेता है, अभी मुझे घर जाना है तो मुझे जाने दो। पर वो डोकाबी उन्हें समझाने लगता है कि उसके पास एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है उन्हें बताने को, पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी नहीं सुनते। पर डॉक्सा तो पहले ही आने वाली अनहोनी को जान चुका था और वो सागा को एकदम शांत रहने को कहता है। और तभी उन लोगों की बकवास से गुस्सा होकर वो डोकाबी उन हर एक लोग को मार देता है जो या तो बकवास कर रहे थे या फिर उसकी बात नहीं मान रहे थे। और एक ही पल में डर का सन्नाटा फैल जाता है और वो डोकाबी बताता है कि उन सभी के अच्छे दिन यहाँ से चले जा चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। एंड ये सुन के एक आदमी को लगता है कि वो पैसे की बात कर रहा था। एंड उस आदमी को डॉक्सा और सांगा भी जानते थे, क्योंकि वो उनकी ही कंपनी से फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर था। एंड वो डोकाबी को अपना कार्ड दिखाता है, उससे पैसे ऑफर करता है, क्योंकि उसके मानने से पैसे सब कुछ खरीद सकते थे। पर वो डोकाबी उसे जला देता है, ये बताकर कि ये उसके स्पेस टाइम में काम नहीं आएंगे और ये कागज़ का टुकड़ा सिर्फ इंसानों के लिए ही काम करता है, और अगर अगली बार ऐसा किसी ने भी बिहेव किया वो उसे मार डालेगा। एंड वो बताता है कि असली पैसे जो अब उनके काम आने वाले हैं वो अभी उन्हें समझाएगा। एंड तभी उसके चमकते हुए येलो से सींग आ जाते हैं। एंड वहाँ पर एक चैनल ओपन होने की नोटिफिकेशन आती है। चैनल BIS1623 ओपन हो चुका है, कॉन्स्टेलेशंस आ चुके हैं, और तभी सभी के सामने एक स्क्रीन ओपन होने लगती है जो कि बिल्कुल एक गेम की तरह था। एंड डॉक्सा के सामने भी एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था कि मेन सिनेरियो आ चुका है और उन सभी को एक टास्क मिलता है जो था प्रूफ ऑफ वैल्यू, और उसमें उन्हें एक या उससे ज़्यादा जिंदगियों को मारना था और उसकी टाइम लिमिट थी 30 मिनट, और ना कर पाने पर उनकी मौत भी की थी। एंड यहाँ पर फिर सांगा पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, बट ऑफकोर्स इसका कोई भी आंसर नहीं आता। एंड फिर डॉक्सा उसे शांत कर कर बताता है कि ये सब एक गेम की तरह है और उन्हें शांत रहकर जानने में ध्यान देना है कि इसके रूल्स क्या होंगे। एंड फिर डॉक्सा हर एक तरफ देखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। डोकाबी ने अपने एंटेना से निकाल दिए थे और लाशें कचरे की तरह इधर उधर पड़क थी। एंड डॉक्सा ना यकीन करना चाहता हुआ भी उस बात को एडमिट करता है कि ये सब कुछ उसी नॉवल की तरह था, मतलब कि जो नॉवल डॉक्सा 10 साल से पढ़ रहा था वो आज उसकी आंखों के सामने असलियत बन चुकी थी, और अब डॉक्सा को इस नई दुनिया में सर्वाइव करना था। एंड फिर तभी वहां पर एक बंदा आकर सभी घबराए हुए लोगों को शांत करता है। एंड वो एक आर्मी का लेफ्टिनेंट था। एंड बाकी सभी लोग तो उससे बहस करना शुरू हो जाते हैं और पूछते हैं कि आर्मी अभी तक कुछ भी कर क्यों नहीं रही, पर इतना तो उस आदमी को खुद तक नहीं पता था। पर यहाँ पर डॉक्सा उसी आदमी को नॉवल से जानता था जिसका नाम था ली हनसंग, और वो वेज ऑफ सर्वाइवल का ही कैरेक्टर था, और ऊपर से वो भी काफी इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर। पर एक चीज डॉक्सा को समझ नहीं आती कि हनसिंग नॉवल में ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, बल्कि वो पहले सिनेरियो के बाद आया था। तो अभी जो हो रहा था डॉक्सा के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। एंड अगर इस मोमेंट में सिर्फ डॉक्सा फिर से वेज ऑफ सर्वाइवल का चैप्टर पढ़ पाता, उसके लिए सच को याद करने में आसानी हो जाती है। एंड तभी वो ऑनलाइन देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच दे रहे थे, एंड वो जो स्पीच दे रहा था नोवेल में ही बिल्कुल सेम स्पीच थी। एंड तभी उस प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है। एंड टोकाबी वहां पर भी आकर सभी को बताता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक जैसी मामूली चीज नहीं है, और उन सभी इंसानों के बिहेवियर से गुस्सा होकर वो वहां की डिफिकल्टी को बढ़ा देता है, और अब उनके क्विज की टाइम लिमिट आधे घंटे से सीधा 10 मिनट पर आ जाती है। और साथ ही साथ अगर उन्होंने पहले 5 मिनटों में किसी को नहीं मारा, इस ट्रेन के सभी बंदों को मार दिया जाएगा। और अब सभी लोग डरे हुए हनसंग से पूछने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एंड डॉग्सा यहाँ पर सोच रहा था कि ये सब चीजें मैं जानता हूँ कि नॉवेल के जैसी हो रही हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि ये सपोर्टिंग कैरेक्टर ली हनसंग इतनी जल्दी नॉवेल में नहीं आया था, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है, क्योंकि अभी तक यहाँ का मेन कैरेक्टर तक नहीं दिखा और सबसे पहले उसे ही आना चाहिए था। एंड तभी वो देखते हैं कि उनके पिछले वाले कंपार्टमेंट से लोग एक दूसरे को मारना शुरू भी हो चुके थे, और तभी एक मैजिक बैरियर से वो कंपार्टमेंट और ये कंपार्टमेंट अलग हो जाते हैं। एंड फोन में डॉका भी बता रहा होता है कि दुनिया के हर एक अलग अलग कोनों में मौतें होना शुरू हो चुकी हैं। एंड फिर वो उन्हें एक गर्ल स्कूल की फुटेज दिखाता है जहां पर उन लड़कियों को भी कुछ ऐसा ही टास्क दिया गया था, एंड सभी ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था, और लास्ट में जो लड़की बची थी उसका नाम था ली हे, एंड वहां की बाकी सारी लड़कियां मारी गई थीं। एंड ट्रेन के सभी लोग घबरा जाते हैं ये देखकर कि उन्हें भी एक दूसरे को ऐसे ही मारना होगा। एंड कंफ्यूज हुआ डॉग्सा यहाँ सोच रहा था कि अगर सिर्फ वो नॉवेल के पहले चैप्टर को फिर से पढ़ पाता तो वो याद कर पाता कि आखिर अभी तक यहाँ पर मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं हुआ,
कि तभी वो अपने फोन में पाता है कि उसी राइटर ने वेज ऑफ सर्वाइवल की पूरी फाइल डॉग्जा को भेज रखी थी। एंड डॉग्जा हैरान और खुश डन हो जाता है। एंड तभी एक गेम की तरह उसके सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन होती है एंड वो अपने एट्रीब्यूट चेक करने का ट्राई करता है, पर उसकी विंडो में लिखा आता है कि वो अपनी एट्रीब्यूट विंडो को ही चेक नहीं कर सकता, यानी वो अपनी स्किल्स को खुद नहीं देख सकता। एंड फिर वो चुपचाप वेज ऑफ सर्वाइवल की फाइल को ओपन करता है कि तभी एक स्पेशल स्किल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है जो कि उसी फाइल के साथ मिली थी। एंड उससे डॉग्जा उस नॉवेल के कंटेंट काफी तेजी से पढ़ पाता है एंड मिनट से भी कम में वो वेज ऑफ सर्वाइवल का पहला एक्ट पढ़ लेता है। और एक इन्फॉर्मेशन को नोटिस करता है कि नॉवेल का मेन कैरेक्टर 3707 कंपार्टमेंट में था और वो अभी 3807 में था, और इसीलिए वो ल्यू हंसंग से पहले मिल गया था, क्योंकि नॉवेल में लिखे इवेंट्स तो सेम हो रहे थे, पर वो ये सब मेन कैरेक्टर के नहीं बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। एंड मेन कैरेक्टर वाले कंपार्टमेंट में पहले ही मौतें होना शुरू हो चुकी थी। एंड डॉग्जा को अभी भी याद है कि उनके वाले कंपार्टमेंट में बचने वाले सिर्फ 2 ही सर्वाइवर्स थे। एंड तभी वो नोटिस करता है बहुत ही गुस्से में लड़के को, जिसने लोगों पर हाथ उठाना शुरू भी कर दिया था, और वो एक को तो जान से मार भी देता है। एंड ये वही दूसरा सर्वाइवर था जो कि नॉवेल में जिंदा बचा था, और पहला था ली हंसंग। यानी अगर नॉवेल के हिसाब से चला जाए तो यूसा और डॉग्जा भी मारे जाएंगे। एंड तभी कंपनी वाला मैनेजर उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उसे साफ साफ बताता है, बुढ़े अंकल तुम क्या बकवास कर रहे हो, जरा अपने आसपास की सिचुएशन देखो, अगर हमें जीना है तो हमें एक दूसरे को मारना होगा। मैं पहले से जानता हूँ कि तुम सोच रहे होगे कि किसी इंसान को अपने फायदे के लिए मारना एक जानवर ही कर सकता है, पर तो क्या हमें एक जानवर बनना पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? जो दुनिया हम जानते थे वो पहले से मिट चुकी है, और इस नई दुनिया के नए कानून है। एंड डॉग्जा से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम किम नाम था, जो कि वेज ऑफ सर्वाइवल का ही एक कैरेक्टर था, जिसने सिचुएशन को सबसे पहले अडेप्ट कर लिया था। एंड फिर बाकी लोग भी किम नाम को देखकर उसी औरत को मारने लगते हैं जिसे वो मार रहा था, क्योंकि अगर पहले 5 मिनटों में कोई नहीं मरा तो वो सारे मारे जाएंगे। एंड डॉग्जा ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा था, वैसे ही जैसे कि वो नॉवेल को पढ़ रहा था और सिचुएशन को समझ रहा था, क्योंकि वो जितना उन इवेंट्स को ना बदलेगा जो नॉवेल में हुए थे, ये चीज उतनी ही उसके फायदे में होगी। पर क्या किसी को मरते हुए देखना सही चीज भी है? पर तभी यूसा उस एल्डर लेडी की मदद करने को जाने लगती है, पर डॉग्जा उसे रोकता है, बताता है कि अगर उसने वहां जाके कुछ भी किया तो हो सकता है कि वो लोग उसे भी मारने लगे। एंड वो जानता था कि यूसा सांगा चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो इस दुनिया की मेन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो तो नॉवेल की भी कैरेक्टर नहीं है। एंड वो सांगा को वहीं पे रोकने को बोलता है और बताता है कि सिचुएशन का वो कुछ करेगा। एंड डॉग्जा का नॉर्मली ये प्लान तो नहीं था, पर अब उसके पास कोई चॉइस भी नहीं। एंड डॉग्जा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करता है ताकि नॉवेल में लिखी हुई एक चीज जल्दी हो। एंड तभी उनके पिछले वाले कंपार्टमेंट से एक धमाका होता है जो कि उसे पहले से पता था। वो फटाफट भागता हुआ किम नाम की तरफ जाने लगता है और उस ब्लास्ट के प्रेशर के साथ साथ वो उसे जोर से धक्का मारकर दूर फेंकता है। एंड किम नाम गुस्से से चिल्ला पड़ता है। एंड पहली झलक में ऐसा लगा था कि डॉग्स उस लेडी को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी चाल अकेली यही नहीं थी। एंड वो अपनी नजर को घुमाता है और एक बच्चे को देखता है जिसने अपने हाथ में एक बॉक्स सा पकड़ा हुआ था और उसके अंदर इंसेक्ट थे। और फिर डॉग्जा उस बच्चे से उस बॉक्स को लेता है और उसे एक कीड़े को निकालकर उस बच्चे को पकड़ा देता है और सभी को रुकने को कहता है। मेरी बात सुनो, अगर तुम सबने उस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तो भी तुम सब नहीं बचने वाले, क्योंकि उसे मारने के बाद तुम्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। तो क्या करोगे तुम लोग? सभी एक दूसरे को मार दोगे? एंड इस बात पर हंसता हुआ किम नाम उसे रिप्लाई देता है, तो क्या हम बस तुम्हारे जैसे कुछ और निकम्मा को मार डालेंगे? लेकिन डॉग्जा जानता था कि वो पक्का कुछ ऐसा ही कहेगा, इसलिए वो उन सभी को बताता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारने की क्या जरूरत है, क्योंकि क्विस्ट के हिसाब से उन्हें बस किसी जिंदा चीज को मारना है, यानी किसी इंसान को मारना जरूरी नहीं है। एंड वो उन सभी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ कीड़ा दिखाता है जिसे मार कर वो बच सकते थे। एंड सभी लोग उस इंसेक्ट वाले बॉक्स को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर डॉग्जा यहाँ पर खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसे इतनी बुरी सिचुएशन में भी मजे क्यों आ रहे थे और वो आखिर इतने अच्छे और सही तरीके से कैसे सोच पा रहा था। एंड फिर वो एक कीड़े को अपने हाथ में ही मारकर बाकी बक्से को उनकी तरफ फेंक देता है। एंड यहाँ पर उसे फर्स्ट किल करने की अचीवमेंट मिलती है और उसका रिवॉर्ड भी। एंड एक तरफ लोग उस इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए आपस में झगड़ रहे थे कि तभी डॉग्जा को किम नाम आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उस बॉक्स को क्यों फेंका, जबकि वो सबको एक एक कीड़ा बांट भी सकता था। जिस पर डॉग्जा बताता है कि उस बक्से के अंदर सिर्फ 3 ही कीड़े बच रखे थे, इसलिए डॉग्जा ने उसे फेंक दिया, क्योंकि सभी तो वैसे भी बचने नहीं वाले थे, पर इस तरह उसे दोष भी नहीं मिलेगा। पर किम नाम हंसता हुआ उसे कहता है, झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बस उन्हें तरपता देखना चाहते थे कि कैसे वो उस कीड़े को ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर ना मिलने पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर डॉग्जा ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। पर वो जानता था कि कीम नाम वुन का कैरेक्टर ये सही था। एंड वो अपनी स्पेशल एबिलिटी से उसके कैरेक्टर लिस्ट को चेक करता है एंड उसके कैरेक्टर की नेशन को देख पाता है। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लेना। एंड उसे एक टाइटल दिया गया था, डिल्यूजन डीमन, और साथ ही साथ जुन ब्यू, जो कि सच में चाहता था कि कब ये दुनिया तबाह होती है। इसीलिए अपने जुन ब्यू नेचर की वजह से वो इस दुनिया के साथ जल्द से जल्द अडेप्ट कर पाया। एंड फिर कीम नाम वुन डॉग्जा को उसके साथ टीम अप करने को कहता है और डॉग्जा को नोटिफिकेशन आती है कि कीम नाम ने उस पर काफी इंटरेस्ट दिखाया है
और अब इस क्विज का टाइम बचा था सिर्फ 1 कम 3 मिनट। और ट्रेन के दूसरे कंटेनर में हम देखते हैं असली प्रोटैगनिस्ट को, एंड वहां पर धमाके से हर जगह आग जल रखी। एंड यहाँ पर किम डॉगजा उसका साथ देने से मना कर देता है। और ये बात तो पक्की थी कि अगर वो किम नाम का साथ देता तो उसकी आगे तक का सर्वाइवल पक्का था, और अगर डॉगजा ने वेज ऑफ सर्वाइवल नहीं पढ़ रखी होती तो वो पक्का ही किम नाम को ज्वाइन कर लेता। पर पूरी नवल पढ़ने के दौरान ही डॉगजा को किम नाम का नेचर और स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एंड किम नाम अपना किल करने के लिए उस खून से लत पर पड़ी लेडी को मारने ही वाला होता है कि डॉगजा उसे रोक लेता है, जिससे अब किम नाम वून भी बिल्कुल चढ़ गया था। एंड तभी वो डॉगजा पर अपनी स्किल के साथ एक खतरनाक और तेज सा हमला करता है, जिससे डॉगजा बाल बाल बचता है, क्योंकि उसे लगा ही था कि किम नाम कुछ ऐसा ही करेगा। कि तभी किम नाम अपनी स्किल ब्लैकनिंग का यूज करता है। एंड ये काफी शॉकिंग था कि वो अभी से अपनी स्किल्स को यूज करना सीख गया था, एंड अपनी इस हैरानी की ताकत से वो खुद भी काफी हैरान था। एंड इसी खासियत की वजह से तो नवल के प्रोटैगनिस्ट ने भी उससे अपनी टीम में लिया था। एंड तभी डॉगजा के सामने एक नोटिफिकेशन आता है एक एक्सक्लूसिव स्किल को यूज करने का, जो थी ओमनिशेंट रेटर व्यू पॉइंट। एंड फिर वो उसकी तरफ तेजी से आते हुए नामवन के हमले को टच करता है, जिससे नामवन काफी इरिटेट हो जाता है कि आखिर वो डॉगजा को हिट क्यों नहीं कर पा रहा। पर वजह ये थी कि डॉगजा ने अपनी एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट कर रखा था, जिससे सिस्टम उससे पहले ही बता रहा था कि नामवन उस पर आगे हमला कहां पर करेगा। एंड डॉगजा को वक्त से पहले ही पता चल रहा था कि उसे कहां डॉज करना है। एंड अब इसी चीज से नाम पूरा का पूरा चिढ़ चुका था। एंड डॉगजा यहां पर उस टास्क के खत्म होने का वक्त निकाल रहा था, क्योंकि नामवन ने अभी तक अपना पहला किल नहीं किया था, यानी टास्क के खत्म होते ही नामवन मारा जाएगा। एंड तभी डॉगजा के कहने पर नामवन भी ये चीज को रियलाइज कर लेता है, एंड उसी ओल्ड लेडी की तरफ देखता है जिसे वो पहले पीट रहा था, क्योंकि वो अभी बेहोश भी थी और उसे मारना अभी सबसे आसान होगा। पर डॉगजा नहीं चाहता था कि वो इस सिनेरियो को क्लियर कर ले, इसीलिए वो उस लेडी को बचाने आगे जाने लगता है। पर तभी नामवन जानता हुआ कि डॉगजा ऐसा करेगा, अपनी नाइफ को निकालकर सीधा उसके हार्ट की ओर टारगेट करता है। पर डॉगजा बाल बाल उसकी नाइफ स्किल से बचता है, पर इस चीज में वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। और स्किल से दिए घाव की वजह से डॉगजा को लग रहा था कि जहां पर घाव हुआ है वहां से उसकी स्किन जल रही है। एंड यहाँ पर डॉगजा के मन में अजीब अजीब से ख्याल चलने लगते हैं, मौत मेरे पीछे आ रही है, यहाँ पर कमजोर मारे जाएंगे और शक्तिशाली जिएंगे, क्योंकि चाहे फैंटेसी हो या असलियत, कमजोर हमेशा दूसरों के नीचे दबे रह जाते हैं, और जीने के लिए मुझे खुद को पक्का करना पड़ेगा। एंड तभी डॉगजा वहीं पर रुक जाता है। एंड नाम ये समझकर कि डॉगजा ने अपनी जिंदगी से हार मान ली है, उसकी तरफ बढ़ता आने लगता है। कि तभी डॉगजा उससे एक सवाल पूछता है कि क्या कीड़ों के दिए गए अन्य एक जिंदगी कहलाए जाएंगे। एंड इस क्वेश्चन का आंसर था यस। एंड तभी डॉगजा अपने हाथ में न जाने कितने सारे उन कीड़ों के अंडे को दबा देता है। एंड तभी बहुत ही सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं कि उसकी कितने सारे किल्स कर लिए हैं। एंड इसके रिवॉर्ड में भी डॉगजा को काफी सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। एंड क्योंकि नामवन का हमला भी डॉगजा की तरफ आ रहा था, डॉगजा 2700 कॉइन्स को अपनी फिजिक में इन्वेस्ट करने को कहता है। एंड किम नाम की नाइफ अब डॉगजा के शरीर को कुछ तक नहीं कर पाती, जो बात नामवन के पल्ले नहीं पड़ती। एंड डॉगजा से बताता है कि मीटिंग सीजन के वक्त ग्रासहोपर कम से कम भी 100 बच्चों को जन्म देते हैं, और उसे साफ साफ धमकाता हुआ बताता है, और यहाँ पर मरने वाला आज मैं नहीं हूँगा बल्कि तुम होगे। और अब इस सिनेरियो में खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। एंड नामवन अपनी पूरी ताकत से डॉगजा पर अपनी स्किल से हर एक तरह के वार करता है, पर फायदा कुछ नहीं होता और टाइम भी खत्म हो जाता है। पर उसी लास्ट पल में हम देखते हैं कि नामवन अपने प्राइड को छोड़कर डॉगजा से भीख मांगने लगता है, पर डॉगजा उसकी मदद नहीं करता और टाइम के खत्म होते ही वो भी मारा जाता है। और इस राउंड के सिर्फ 5 ही सर्वाइवर्स बचे थे, यूनसंग योसा और ली गिलियंग छोटा बच्चा एंड मैनेजर हान म्योंगो, एंड लास्ट में केम डॉगजा। एंड तभी डॉगजा के कुछ कॉइन्स कैंसिल होने लगते हैं, क्योंकि उसने पर इस सिनेरियो को क्लियर करने के उसे कुछ एडिशनल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। एंड तभी ट्रेन जब टनल से बाहर निकलती है, वो विंडो से बाहर दिखती है कि सारा शहर ही मॉन्स्टर से भर रखा था एंड हर जगह खूंखार राक्षसों से फैल रखी थी। एंड मैनेजर देख के डर जाता है उनकी ट्रेन के बाहर उस बड़े से सरपेंट मॉन्स्टर को। एंड डॉगजा से हमें पता चलता है कि ये सरपेंट कम से कम भी 7th ग्रेड का मॉन्स्टर होगा। एंड क्योंकि वो भी एक सिनेरियो के हिसाब से चल रहे थे, तो वो मॉन्स्टर्स फिलहाल तो उन पर हमला नहीं करेंगे। एंड डॉगजा डॉकाबी के सर पर 21 स्टार्स को देखता है, जो कि दरअसल उन कॉन्स्टलेशंस का नंबर था जो उस डॉकाबी की स्ट्रीम को देख रहे थे। यानी ये कुछ यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम की तरह था एंड कॉन्स्टलेशंस एक ऑडियंस की तरह थे एंड इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीफ थे,
यहाँ पर वेस ऑफ सर्वाइवर्स में बताया गया था कि ये इस पूरी चीज के मास्टरमाइंड है, जो ब्रह्मांड के किसी हिस्से में बैठकर इस स्ट्रीम को एंजॉय कर रहे थे। एंड डॉग्सा को एक नोटिफिकेशन आता है कि कुछ कॉन्स्टलेशंस डॉगा से चिढ़ रहे थे क्योंकि उसकी वजह से किम नाम मर गया। पर काफी कॉन्स्टलेशंस डॉगा में इंटरेस्ट भी दिखा रहे थे। एंड एक चीज उसे फनी लगती है कि अभी कुछ ही टाइम पहले वो उनको देखता था और अब वो उसे देख रहे थे। एंड तभी योगा डॉग्सा के पास आती है एंड उसे शुक्रिया करती है उन इंसेक्ट को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये कीड़ा उसकी तरफ भी उड़ता आ गया था जिसे मारकर वो बच पाई। पर डॉग्सा उसे अगली बार से सावधान रहने को कहता है क्योंकि ऐसे कोइंसिडेंसेस हर बार नहीं होते। एंड इस बात को योगा भी अच्छे से समझ पाती है कि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी उन्हें अपने आप के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड तभी डॉका भी हंसता हुआ उन्हें स्पॉन्सरशिप के बारे में समझाने लगता है। एंड तभी डॉक्सा की नजर उसी बच्चे ली गिली अंग पर पड़ती है एंड वो मैनेजर जो कि फिर से किस्मत की वजह से जिंदा बच गया था। एंड वो पूछता है कि क्या वो अब यहाँ से जा सकते हैं, जिस पर डॉका भी बताता है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर आगे मॉन्स्टर्स उनका क्या करेंगे इसका उन्हें खुद ही देखना पड़ेगा। और उनके जैसे कीड़े बच गए हैं उनको तो इसका भी शुक्र मनाना चाहिए। पर वो उन्हें एक अच्छी चीज भी बताता है कि फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर करने के बाद अब उन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। और तभी उन सभी के सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन हो जाती है एंड डॉक्सा को यहाँ पर 4 स्पॉन्सर्स की सिलेक्शन मिलती है, यानी 4 कॉन्स्टलेशंस उसे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार थे। एंड डॉग्सा को उनमें से एक को चूज करना था। एंड सांगा बताती है कि उसकी स्क्रीन में भी 2 अजीब से ऑप्शन आ चुके हैं एंड डॉग्सा उसे वो वाला चूज करने को कहता है जो उसे बेटर लगे। एंड डॉग्सा से हमें पता चलता है कि ये स्पॉन्सर सेक्शन एक सिस्टम का हिस्सा था। यहाँ पर कॉन्स्टलेशंस उन्हें डॉकाबी के चैनल के थ्रू देखते थे और अपने कॉइन्स को ऑफर कर कर अपने इनकारनेशन के लिए कुछ इंसानों को चूज करते थे। एंड पहली रिक्वेस्ट डॉग्सा को आई थी एक बेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की, जिसे अगर डॉग्सा चूज करता तो वो काफी शक्तिशाली बन सकता है। पर बात यह है कि इसका रिस्क ये है कि धीरे धीरे कर वो अपनी इंसानियत को भूलकर पागल भी हो सकता है। और ओरिजिनली इस कॉन्स्टलेशन ने किम नाम को चूज किया था। एंड अगला कॉन्स्टलेशन था डीमन लाइक जज ऑफ फायर, जिसके नाम में भले ही डीमन था बट असल में वो आर्च एंजल यूरियल थी। एंड तीसरा था सीक्रेट प्लॉटर, जो कि अभी तक का सबसे मिस्टीरियस कॉन्स्टलेशन था। एंड क्योंकि डॉगा को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था तो वो ऑफकोर्स इस वाले को चूज तो नहीं करने वाला था। एंड